हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसी एग्जाम से नाम से हम एक सीरीज चलाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिकली मैप बेस्ड नॉलेज, और मैप भी देखो ऐसे जो करंट में कुछ इवेंट्स चल रहे हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि रशिया यूक्रेन की वॉर में एक शहर का बहुत डिस्कशन हुई, अवधि का। ठीक है, इसके अलावा हम ऐसे मैप्स को जानने की कोशिश करते हैं जो काफ़ी करंट में चल रहे हैं और काफ़ी डिस्कशन में चल रहे हैं। हम उन मैप्स के थ्रू नॉलेज समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली एक लर्न बाय मैप की एक सीरीज है। आज हम इसका सेट 3 शुरू करेंगे। उसको आज हम समझेंगे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मैप्स, और उनमें से बहुत सारे ऐसे मैप्स हैं जो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी डिस्कस किए। तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मैप्स को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट मैप। एक बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल मैप। असल में ये वो 10 कंट्रीज हैं विद फ्लैग जो कि मिलकर बनाती हैं आसियान। ठीक है, आसियान क्या होता है? आसियान असल में होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगर आप देखो, आसियान का मैप भी लगता है विद इंडिया। ये अरुणाचल वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ब्रुनाई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो ये 10 कंट्री की जो यूनियन, इसको बोलते हैं आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आप जो देख रहे हैं ना, लाइन लगी हुई है, ये जो लाइन है इसकी दूसरी तरफ जो कंट्री है जो आसियान का मेंबर नहीं, वो है पपुआ न्यू गिनी, और उसके आगे आपको वो ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि साउथ अमेरिका में जो साउथ अमेरिका की काफ़ी सारी कंट्रीज में ना, अब इंडिया को बहुत सारे मिनरल्स या मिनरल्स के एग्रीमेंट्स हम साइन करें। जैसे वेनेजुएला से क्रूड ऑयल, यहाँ पर जो लिथियम ट्रायंगल बनता है वहाँ से लिथियम। अब यहाँ पर एक कंट्री है कोलंबिया, जिसकी कैपिटल होती है बोगोटा। ठीक है, अगर आप देखो कोलंबिया के बाद ये पनामा है। इसको, इस रीजन को बुला लेते हैं सेंट्रल अमेरिका। अलग से कॉन्टिनेंट नहीं, बस बुलाते हैं इसको सेंट्रल अमेरिका। फिर इसके बाद मेक्सिको वगैरह में शुरू हो जाता है नॉर्थ अमेरिका। वैसे तो देखो, साउथ और नॉर्थ अमेरिका दो ही कॉन्टिनेंट्स है, पर ये जो कंट्रीज है इनको सेंट्रल अमेरिका बुला लेते हैं, करेबियन के जो साथ में कंट्रीज है। ठीक है, तो ये सेंट्रल अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका की शुरुआत होती है कोलंबिया से, जिसकी कैपिटल होती है बोगोटा। ठीक है, आपने वो पैब्लो एस्कोबार के बारे में सुना होगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड था, वो असल में कोलंबिया से ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है। इसको रिसेंटली डिस्कस भी काफ़ी किया जा रहा था। इसमें इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो सी पोर्ट्स हैं, कुछ नए कुछ पुराने, सब आप इंपॉर्टेंट पोर्ट सारे इसमें कवर्ड है। अंडमान और लक्षद्वीप के कवर्ड नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि गुजरात से लेके, यहाँ पे गुजरात से नीचे आप जाओगे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये स्टेट्स हैं जिनके पास कोस्ट है। नॉर्थ में तो आपको पता है कोस्ट लाइन नहीं है। तो कांडला पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेड वॉल्यूम है वो कांडला से निकलता है। मुंबई के साथ एक और, मुंबई के बगल में जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। मरमेगांव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिनरल्स का ट्रेड है वो यहाँ से बहुत होता है। मैंगलोर पोर्ट है। कोची, कोची में तो आपको पता है इंडियन नेवी की सदर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स भी, नेवी की ना 3 ही कमांड होती है, ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड, सदर्न। ईस्टर्न के हेडक्वार्टर्स होते हैं वाइजैग या विशाखापट्टनम में, वेस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और सदर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर्स है कोची में। फिर तूतीकोरिन है। आपने वो यहाँ पर एक वो कॉपर स्मेल्टिंग का प्रोजेक्ट लगना था, वो उसमें बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। करिकल है, चेन्नई है, इनोर है, कृष्णापत्तनम है, कनिकन है, वाइजैग है या विशाखापट्टनम, पैरादीप। पैरादीप में भी मिनरल्स का काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। कोलकाता पोर्ट है। ठीक है, इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। रिसेंटली आपने देखा होगा काफ़ी सारी कंट्रीज में जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके बेसिस पे गूगल पे, फोन पे सब चलता है, यूपीआई इंडिया उसको ग्लोबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो रिसेंटली फ्रांस, बहुत इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्री में भी चलना शुरू हो गया। उसके अलावा यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, सिंगापुर। अभी भी कुछ कंट्रीज हैं जो इस मैप में कवर्ड नहीं है। इंपॉर्टेंट कंट्री सारी कवर्ड है जहां यूपीआई चलता है। ठीक है, तो चाहे हम अमेरिका की तरह अपना डॉलर ग्लोबलाइज ना कर सके, पर हम अपना पेमेंट सिस्टम तो ग्लोबलाइज कर सकते हैं, और उसी पे इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम पे काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। ठीक है, ठीक है। ये असल में क्या है, आपने बड़ी बार सुना होगा, जब से रशिया यूक्रेन की वॉर है तब भी आपने सुना होगा कि पहले ये सब साथ ही होते थे, रशिया, यूक्रेन, बहुत सारी कंट्रीज। ये सोवियत यूनियन होते थे, यूएसएसआर। यूएसएसआर में असल में कितनी कंट्री साथ में होती थी? 15 कंट्रीज। यूएसएसआर में 15 कंट्री साथ में होती थी। वो 15 कौन सी थी? देखो, रशिया हो गया। अब रशिया लड़ किसके साथ रहा है? यूक्रेन। दो तो यही हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा 3 ये बाल्टिक कंट्रीज होती हैं, एस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया, ये होगी। एक बेलारूस, रशिया के जो शुरू में सोल्जर्स थे ना, वो यूक्रेन में अटैक करने के लिए वाया बेलारूस भी आए थे। एक ने इन्होंने छोटी सी यहाँ पर कंट्री मिस कर दी है, मतलब इस मैप में नहीं है, वो बहुत ही छोटी है इसलिए नहीं है। मोल्डोवा यहाँ पर आती है, मोल्डोवा यूक्रेन के नीचे। ठीक है,
तो कितनी हुई? 3 बाल्टिक, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस 3 और 6, मोल्डोवा 7, ठीक है। उसके अलावा ये जो रीजन है ना, ये कजाकिस्तान, यहाँ पर टोटल असल में 5 कंट्रीज होती है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 5 ही होगी। तो कितना आप कैलकुलेट कर लेना, ये टोटल निकल के अभी तक हुई है 12। अब इनमें से कौन सा रह गया? असल में ना यहाँ पर ये तुर्की, ईरान, इस तरफ के यहाँ ना 3 कंट्रीज आती है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ इस रीजन में, ये जहाँ कजाकिस्तान लिखा ना उसके नीचे, ये 3 कंट्रीज होती हैं, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, ठीक है। तो आप सारी प्लस करोगे टोटल 15 बन जाएगा। यही यूएसएसआर होता था। 1991 को ये टूट गया, सब अलग अलग हो गए। सबसे बड़ी जो कंट्री निकला था वो था रशिया, ठीक है। ये क्या है? आपने रिसेंटली सुना कि पाकिस्तान इलेक्शंस के बाद काफी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, फिर से आर्मी रूल वहां लग सकता है। पाकिस्तान हमेशा से हमारे लिए एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर है। हम अफगानिस्तान, ईरान, किसी के साथ भी ट्रेड करना चाहे ना, हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे सामने एक ज्योग्राफिकल कंट्री फंसी हुई है, जो कि पाकिस्तान। आप देख सकते हो कैसे लद्दाख से शुरू होता है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। यहाँ पर आपको पता है जो पीओके रीजन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो लद्दाख से शुरू होता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ता है? अगर हमको अफगानिस्तान या ईरान किसी के साथ भी कोई भी ट्रेड का पैक्ट करना है, तो हमको वाया सी करना पड़ता है। IMEC भी अगर आप देखोगे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, वो भी वाया सी है, क्योंकि लैंड से हम जा ही नहीं सकते पाकिस्तान। सोचो अगर पाकिस्तान यहाँ पर इंडिया के साथ चले, अगर ट्रेड में भी दोनों कंट्री साथ चल सके, तो पाकिस्तान को भी कितना फायदा होगा। आपने एक TAPI तापी के बारे में सुना होगा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, वो भी नहीं बन पा रही है, क्योंकि अब एक तो रिलेशन ऐसे, दूसरा पाकिस्तान एज अ कंट्री हमेशा इस अप्रोच में रहा है, एज अ गवर्नमेंट, एज अ मिलिट्री इस अप्रोच में रहा है कि इंडिया के साथ हम अलायंस करेंगे, अगर आगे बढ़ेंगे रिलेशंस को, तो हमारा फायदा नहीं, हमको स्ट्रेटेजिकली फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका लॉस उनको तो हो रहा है, उसके साथ साथ इंडिया को भी एक इनडायरेक्ट लॉस यहाँ पर काफी बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये असल में क्या चीज है? आपने बड़ी बार सुना होगा हिंदू कुश रीजन को। तो हिंदू कुश और हिमालयाज, अगर आप देखो इस पूरे रीजन में ना बहुत सारी रिवर्स भी हैं, तो बहुत सारी आपको नदियां, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, यांगतेज हो गया, येलो हो गया, मेकोंग हो गया, पूरा जो गंगा सिस्टम हो गया, इंडस सिस्टम हो गया, बहुत सारी रिवर्स आपको ये हिंदू कुश और हिमालयन रीजन से ही देखने को मिलेगी। तो असल में आप देख सकते हो कि हिंदू कुश और हिमालयन रीजन शुरू होता है बिल्कुल ही अफगानिस्तान के भी लेफ्ट से और जाता है टिल तिब्बत, ठीक है। और ऊपर अगर आप देखो तो काफी सारी ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वो भी इसमें कवर हो जाती हैं, और नीचे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ आसियन कंट्रीज इसमें कवर्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये असल में क्या है? रिसेंटली रशिया बहुत डिस्कस कर रहा था कि हम एसैट मिशन पे काम करेंगे। एसैट पता क्या होता है? एंटी सैटेलाइट, एक ऐसी मिसाइल आपकी जो लॉन्च तो लैंड से होती है, पर ऊपर आपके सैटेलाइट तो को भी डिस्ट्रॉय करके आ जाए, ठीक है, मतलब एनिमी के सैटेलाइट को। तो इंडिया भी अपना एसैट मिशन कर चुका है, उसका नाम था मिशन शक्ति। हमने भी ये किया था, हमारी एक पुरानी सैटेलाइट थी, नॉन फंक्शनल सैटेलाइट थी, हमने उसको एक डमी की तरह डिस्ट्रॉय किया था। तो ये एग्जैक्टली जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये इंडिया ने जो एसैट मिशन किया था, जितना मुझे याद है 2019 में ये मिशन हुआ था, जितना 19 या 20 में हुआ था, तब की ये एक पिक्चर है। तो जो मिशन इंडिया, और एसैट टेक्नोलॉजी दुनिया में सिर्फ 4 कंट्रीज के पास है, इंडिया, US, रशिया और चाइना, ठीक है। तो रशिया इसको और डेवलप करना चाहता है, जो कि दुनिया की बाकी कंट्रीज के सैटेलाइट्स के लिए, एक्टिव सैटेलाइट्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, रिसेंटली एक कैंसर रिपोर्ट आई थी, और उस कैंसर रिपोर्ट में बताया गया था कि दुनिया में जो कैंसर के केसेस हैं उसका कितना बर्डन किस कॉन्टिनेंट पे ज्यादा है। देखो ऑफ कोर्स एशिया में ज्यादा केसेस आएंगे, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 48.4% कैंसर के केसेस एशिया में रिपोर्ट किए जाते हैं। सेकंड पे आपको देखने को मिलेगा यूरोप 23.4%, फिर अमेरिकाज में नॉर्थ और साउथ दोनों आगे 21% के आसपास। अफ्रीका में बिल्कुल होगा कि केसेस ज्यादा भी होंगे पर रिपोर्ट नहीं किए जाते होंगे शायद, ठीक है। अफ्रीका में दुनिया के कैंसर का 5.8% बर्डन है, और ओशियानिया, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया और आसपास का रीजन, इसको ओशियानिया बुलाते हैं, सिर्फ 1.4% बर्डन, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ही बहुत कम है। अब ये अभी मैंने आपको दिखाया कि जो UPI है हम किस तरह से उसको ग्लोबल बना रहे हैं। तो कुछ कंट्रीज जो वो पुराने वाले, मैं आपको दिखाता हूँ कौन से मैप की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ कंट्रीज जो इस मैप में कवर्ड नहीं है वो इस मैप में है। अब या तो इस कंट्री में UPI फंक्शनल है या जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। मलेशिया, सिंगापुर, ओमान, UAE, नेपाल, फ्रांस, UK, भूटान, काफ़ी सारी। तो अब UPI एक प्लेटफॉर्म इतना एफिशिएंट है और इतना अच्छे से काम करने वाला प्लेटफॉर्म है कि अगर कोई कंट्री उसको अडॉप्ट करेगी तो उसको फायदा ही होगा। इंडिया में अगर इतने अच्छे से चल सकता है तो वो कहीं भी बहुत अच्छे से चलेगा, और इससे इंडिया एज अ कंट्री को एक सॉफ्ट पावर मिलेगी कि हमारा पेमेंट सिस्टम काफ़ी सारी कंट्री में यूज़ किया था। जैसे आपने सुना होगा कि
ये जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स ये एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। मुझे सिस्टम का उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा। ये जो सिस्टम है ये बेल्जियम से चलाया जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जो रशिया के रीसेंट बैंक्स को उस सिस्टम से जब से एलिमिनेट किया, तो रशिया के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है दुनिया में अपने बैंक्स के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट और रिसीव करना, ठीक है। मुझे याद आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो जो बैंकिंग ग्लोबल सिस्टम है उसका असल में नाम क्या, ठीक है। ठीक है, ये असल में क्या है, ये है इंडिया के इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स। तो जैसा आपको पता है हमारा सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है विद बांग्लादेश, ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। सेकंड पे आता है विद चाइना 3488 किलोमीटर के आसपास। थर्ड पे आता है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा विद नेपाल 1751 किलोमीटर का बॉर्डर। फिर है म्यांमार 1643 किलोमीटर। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा भूटान ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर। और लास्ट में छोटा सा हमारा लैंड बॉर्डर है विद अफगानिस्तान, पर ये रीजन अभी आपको देखने को मिलेगा इन पीओ के, ठीक है। उसके अलावा हमारी कोस्ट लाइन है और बाकी मेरीन बॉर्डर्स है इंडिया के, ठीक है। आगे चलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में। ये जो जनवरी फेब्रुअरी टाइम होता है ना, इस टाइम पे जो रेनफॉल होता है और इसी की वजह से पहाड़ों में जो स्नोफॉल होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो आप देख सकते हो कैसे ये जो मिडल ईस्ट और उसके थोड़ा सा और लेफ्ट में जो वाटर बॉडीज है, वहां से जो हवाएं चलती है वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है, ठीक है। और उस मॉइस्चर की वजह से इंडिया के बिल्कुल नदरन पार्ट में आपको रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है। ठीक है, टिग्रे आपने बहुत बार सुना होगा। टिग्रे रीजन में काफी बार सिचुएशन खराब हो जाती है। टिग्रे आपको असल में ना ये इथोपिया के बिल्कुल नॉर्थ में देखने को मिलेगा। टिग्रे पे एग्जाम्स में सवाल भी आ चुके हैं, तो आप देखोगे टिग्रे ऑन अ मैप ऐसा दिखता है। ये जो रीजन है ना, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बुलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अभी जो आपने ये रिसेंटली जो भी सुना रेड सी में जो हुआ, हुती रेबल्स, वो सब इस एरिया में हो रहा है। जो भी आपने सुना ना, इस एरिया में हो रहा है। ये सोमाली पायरेट्स भी शिप पे अटैक कर देते हैं, ये होते यहाँ पर होते हैं सोमाली पायरेट्स, पर ये जो हुतीज वगैरह वो असल में इस रीजन में ज्यादा यहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या है, ये असल में एक एग्जैक्ट एक मैप तो नहीं है। ये असल में जो हम यूरेनियम को यूज करते हैं ना, देखो दो तरह से, जो लो प्योरिटी वाला होता है वो यूज किया जाता है फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और जो बहुत हाई प्योरिटी का यूरेनियम है वो यूज किया जाता है फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया कि यूरेनियम की ओर उसको मिलिंग करना, उसकी कन्वर्जन करना, इनरिचमेंट, ये इनरिचमेंट अगर ज्यादा कर दोगे तो वो वेपन ग्रेड बन जाएगा, कम करोगे तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट ग्रेड बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक साइकिल दिखाया गया कि किस तरह से यूरेनियम को रेडी किया जाता है फॉर वेरियस न्यूक्लियर पर्पस, ठीक है। ये क्या है, ये असल में एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। दुनिया में किस रीजन में, किस कंट्रीज में कितना करप्शन है। तो जहां पर आपको येलोइश रीजन मिलेगा वहां करप्शन कम है। जो रेडिश एरिया है वहां पर करप्शन काफी ज्यादा। तो आप देखोगे अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, एशिया में अच्छा खासा आपको करप्शन देखने को मिलेगा। वहीं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में वो काफी हद तक अपने करप्शन को कंट्रोल कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैप है, आपको पता होगा। डीएमजी, डीएमजी क्या है? डीएमजी है डीमिलिटराइज जोन। नॉर्थ और साउथ कोरिया के बॉर्डर को बोलते हैं। पर वैसे जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के हिसाब से देखो तो ये 38th पैरेलल बनता है। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली एक 38th पैरेलल पे ही बॉर्डर आता है, पर अप्रोक्सीमेटली उसी पे बॉर्डर है, इसलिए 38th पैरेलल भी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बॉर्डर की तरह जाना जाता है, ठीक है। ठीक है, इसके साथ आज के इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स जो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी डिस्कशन में थे, जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब मुझे आपको एक बार जल्दी से बताना है कि वो बैंकिंग सिस्टम का नाम क्या है। मुझे अभी भी याद नहीं आया, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये एक असल में ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करता है। हाँ सॉरी, मैं तो भूल गया था, इस सिस्टम का नाम है असल में स्विफ्ट। तो स्विफ्ट एक तरह का ऐसा देखो, स्विफ्ट के थ्रू बैंक्स पेमेंट्स नहीं करते। जब बैंक्स आपस में पेमेंट करते हैं ना, तो स्विफ्ट उसको मैनेज करने के लिए और एक तरह से अपडेट करने का एक सिस्टम, तो उससे रशियन बैंक्स को बाहर निकाल दिया। तो उनको बहुत मुश्किल हो रही है डॉलर्स की पेमेंट रिसीव करना,
भेजना, उसके बारे में प्रॉपर अपडेट्स रखना। तो स्विफ्ट सिस्टम था जो यूरोप बेसिकली उसको कंट्रोल करता है, जिससे यूरोप को एक सॉफ्ट पावर मिलती है। वो सेम चीज़ मे बी इंडिया को अपने यूपीआई सिस्टम से मिल जाए। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। नेक्स्ट वीक हम लोग सेट 4 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।